वहीं थोड़ी देर बाद विशाल होटल राजमहल हादसे में मारे गए लोगों की डिटेल को पढ़ता हुआ आखिर में एक नाम पर आकर ठहर जाता है, क्योंकि पूरी फाइल में सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसका नाम पासवान सरनेम के साथ होता है, नीलेश पासवान। गॉट इट, नीलेश, पूरा नाम नीलेश पासवान। नाम पढ़ते ही विशाल के होठों पर हंसी खेलने लगती है। आगे विशाल पढ़ता जाता है, नाम के साथ नीलेश पासवान का नंबर और परमानेंट एड्रेस पटना का लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अभी नीलेश कहाँ रहता है, इस बारे में विशाल को कुछ भी मालूम नहीं चल पाता। फायर ब्रिगेड ऑफिस से निकलकर विशाल नीलेश पासवान का नंबर डायल करता है। हेलो, क्या मैं नीलेश पासवान जी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से फोन पर जवाब आता है। जी हाँ, मैं नीलेश बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? विशाल फोन पर जवाब देता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ जानकारी आपसे शेयर करनी थी और आपसे कुछ पूछना भी है। नीलेश पासवान पूछता है। जी, किस सिलसिले में? विशाल जवाब देता है, यही कि 2016 में होटल राजमहल में जलकर आपके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। इस बात पर सामने से नीलेश जवाब देता है। जी हाँ सर, लेकिन उनसे अब हमारा क्या लेना देना? ये सवाल सुनकर विशाल को चौंक जाता है और आगे विशाल जवाब देता है। जी हाँ, दरअसल मैं ये कॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनसेशन के तौर पर आपके माँ के देहांत के लिए ही 1 लाख रुपए मिले थे, जबकि आपके पिताजी का भी उसी आग में झुलसकर देहांत हो गया था और उनका कंपनसेशन अमाउंट आपको मिलना अभी भी बाकी है। तो हमारा ऑफिस आपको बाकी का अमाउंट देना चाहता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आप हमें कैसे मिल सकते हैं? उधर पैसों की बात सुनकर नीलेश एक्साइटेड हो जाता है और अपनी खुशी को छुपाते हुए जवाब देता है। सर, हम लोग तो जोधपुर में रहते हैं। आप हमें बता दीजिए, हम खुद आ जाएंगे। कहाँ आना है हमें पैसे लेने के लिए? नीलेश पैसों पर ज्यादा जोर देते हुए पूछता है और ये बात फोन के दूसरी तरफ मौजूद विशाल भी साफ साफ समझ जाता है। वहीं इस बात पर विशाल कहता है, नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की या कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां आ जाऊंगा। ये सुनकर नीलेश खुशी खुशी कहता है, अरे वाह, बढ़िया सर, जल्दी आइएगा। आपके एक बार जोधपुर आते ही मैं सामने से आकर खुद आपको पिक करने आ जाऊंगा। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और विशाल को नीलेश पासवान की पैसों की बेचैनी और उसका अपने माँ बाप को लेकर एक और रवैया देखकर सब समझ में आ गया कि उसे अपने माँ बाप से कोई सरोकार ही नहीं था। वहीं अगली सुबह होटल राजमहल से निकलकर विशाल सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वहां से सीधे जोधपुर की फ्लाइट लेता है। और तभी उसे समझ आता है कि क्यों मल्लिका ने उसे उस रोज पैसे दिए थे। यहाँ जोधपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही नीलेश पासवान विशाल का इंतजार कर रहा है और उसके हाथ में विशाल के नाम का प्ले कार्ड होता है। विशाल अपना नाम देखकर नीलेश के पास जाता है और विशाल को देखते ही नीलेश की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। अरे हेलो सर, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तभी बंसी ने फुसफुसाकर कहा, तकलीफ तो तुझे होगी कमीने। विशाल ये सुनकर हौले से मुस्कुराया। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस बात पर नीलेश ने विशाल को अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। अब चलिए सर, घर चलते हैं, मेरी फैमिली भी कब से आपका ही वेट कर रही है। वहीं मुरली ने हौले से फुसफुसाकर कहा, वो तो करेगी ही, पैसों की बात जो चली है। विशाल ने नीलेश की ओर स्माइल करते हुए बोला, जरूर, चलिए। विशाल नीलेश जैसे इंसान को बखूबी पहचानता है। नीलेश की चेहरे की ये मुस्कुराहट विशाल को वहां देखकर नहीं है, बल्कि विशाल के वहां आने के बाद उससे मिलने वाले पैसों को लेकर है। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद नीलेश विशाल को सीधे अपने घर लेकर पहुंच गया। नीलेश पासवान का घर बेहद ही आलीशान है।
उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। ये बात नीलेश के घर में मौजूद हर एक चीज जैसे चीख चीख कर कह रही है। हर एक चीज पर ठहरती नजरों को देखकर बंसी ने विशाल के दाएं कान में फुसफुसा कर कहा, विशाल, इसे पैसे मत देना। तेरे पास होंगे तो भी इसे पैसे मत देना। तभी बाएं कान में मुरली फुसफुसाता है, इसे पैसे देने से अच्छा है तुम गरीबों में बांट देना। खैरात नहीं है हमारे पास कि इसके जैसे लीचड़ इंसान पर पैसे बर्बाद करे। तभी विशाल कहता है, चुप करो, जो करना है मुझे करना है। वहीं नीलेश के घर पर उसकी बीवी और 2 बच्चे भी मौजूद हैं, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों को देखकर विशाल प्यार से उन्हें अपने पास बुलाता है और उनके नाम पूछता है। क्या नाम है बेटा आप दोनों का? नीलेश का बड़ा बेटा प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वरुण। विशाल वरुण के बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और वहीं छोटी सी लड़की अपने स्कर्ट के गिरोह को सुलझाते हुए कहती है, दीप्ति। विशाल कहता है, बड़ा प्यारा नाम है आप दोनों का, जाओ अब जाकर खेलो आप लोग। वहीं सोफे पर बैठकर विशाल की नजरें हर एक दीवार पर मौजूद अलग अलग तस्वीरों पर भी जाती हैं, जो देश के कई प्रसिद्ध जगहों पर खिंचवाए गए हैं। लेकिन उन तस्वीरों के बीच तो क्या, कहीं भी उन बूढ़े माँ बाप की तस्वीर नजर नहीं आती, जो बेसब्री से राजमहल में पिछले 7 साल से अपने बेटे बहू का इंतजार कर रहे हैं। विशाल अपने सामने बैठे नीलेश से पूछता है, आपने अपने माँ बाप की एक फोटो तक नहीं लगाई? इस बात पर अपनी तरफ से सफाई देते हुए नीलेश कहता है, अब वो क्या है ना, हमने तस्वीर लगाई थी, लेकिन हमारे बच्चे ना उनकी तस्वीर देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनका देहांत हो चुका है ना, और उन तस्वीरों को देखकर बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, बस इसीलिए हमने तस्वीरें हटा दी। लेकिन कहीं ना कहीं विशाल ये बात अच्छे से जानता है कि नीलेश साफ तौर पर अपने माता पिता की सारी याद अपनी यादों के गलियारे से मिटा चुका है। तभी नीलेश मुस्कुराते हुए पूछता है, जी आप 1 लाख रुपए हमें देने वाले थे ना? हाँ तो लाइए चेक दे दीजिए, अगर चेक ना हो तो हमें कैश भी चलेगा। विशाल कहता है, एक्चुअली वो होटल राजमहल के हादसे में जितने भी लोगों की डेथ हुई थी, उनकी याद में हम लोग एक मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसके साथ ही होटल राजमहल को भी रेनोवेट किया गया है, जहां सारी विक्टिम्स की पूरी फैमिलीज को बुलाया गया है। आप वहां आएंगे तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। इतना सुनते ही नीलेश पासवान कहता है, सॉरी 1 सेकेंड सर, मुझे जरा एक अर्जेंट कॉल करना है, आप चाय पीजिए, तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। इतना कहकर नीलेश वहां से चला जाता है और कुछ लम्हों के बाद जब नीलेश वापस आता है, उसके चेहरे का हाव भाव कुछ बदला हुआ नजर आने लगता है। गुस्से में विशाल का कॉलर पकड़ते हुए नीलेश चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तू? बहरूपिया कहीं का, मेरे घर आके मुझसे झूठ बोलता है? क्या है तेरी सच्चाई? मैंने सब पता किया है, कोई होटल राजमहल नहीं बना है, क्योंकि उसका वजूद 7 साल पहले ही राख में मिल चुका है। जिसके बदले में अपना कॉलर छुड़ाते हुए विशाल कहता है, बस एक बार आ जाओ होटल राजमहल, सिर्फ एक बार, किसी को तुमसे मिलाना है वहां। इसके बदले में हैरानी से नीलेश पूछता है, किसे मिलाना है? विशाल कहता है, तुम्हारे माँ बाप को सिर्फ तुम्हें एक बार देखना है, उन्हें तुम्हारा पिछले 7 सालों से इंतजार है, वो सिर्फ एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बात पर नीलेश रुखाई से कहता है, चल निकल यहाँ से, मर चुके हैं मेरे माँ बाप, 7 साल पहले ही होटल राजमहल में जलकर वे खाक हो चुके हैं, फिर वो मेरा कैसे इंतजार कर सकते हैं वहां? इतना कहकर नीलेश धक्के मारकर विशाल को घर से बाहर कर देता है, लेकिन विशाल इतने से भी हार नहीं मानता। नीलेश के घर से निकाले जाने के बाद भी वो उनके घर के बाहर होकर भी सब चीजों पर नजर रखने लगता है। बच्चे कब स्कूल जाते हैं, कब वापस लौटते हैं से लेकर नीलेश का ऑफिस कहाँ है, ऑफिस के लिए कब निकलते हैं और कब वापस आते हैं, नीलेश की वाइफ मैत्री मार्केट के लिए कब बाहर जाती है,
कितने नौकर चाकर हैं घर पर, सब कुछ A to Z। वहीं 11 बजते ही विशाल अपने आप ही जोधपुर की गलियों से होटल राजमहल पहुंच जाता है और अगली सुबह बहुत जल्दी अमन के घर पहुंच जाता है। सुबह सुबह विशाल को अपने घर आया देखकर अमन चौंक जाता है और पूछता है, विशाल, इतनी सुबह तू यहां क्या कर रहा है? वहीं विशाल अमन से कहता है, अमन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। अमन पूछता है, किस सिलसिले में? विशाल सीधे जवाब देता है, तुझे बस मेरे साथ जोधपुर चलना होगा और कुछ नहीं। अमन बिना हिल हुज्जत के विशाल के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वहीं कुछ घंटों के बाद विशाल और अमन दोनों ही जयपुर एयरपोर्ट पर होते हैं और जोधपुर एयरपोर्ट जाने के लिए फ्लाइट से उड़ान भरने को तैयार है। उस वक्त अमन बेहद खुश है क्योंकि पहली बार अमन फ्लाइट में बैठने वाला है। वहीं वो बार बार अपने कपड़ों की तरफ ही देखता जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, अमन ने अपनी पूरी जिंदगी में आखिर पहली बार इतना बेशकीमती सूट जो पहना है, जो उस पर बेहद ही मैच कर रहा है। विशाल की ओर देखकर उसने पूछा भी, अरे यार, हम दोनों बिल्कुल जेम्स बॉन्ड पिक्चर के हीरो के माफिक लग रहे हैं ना? वैसे तूने बताया नहीं कि हमारा काम क्या है? विशाल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जोधपुर पहुंचने दे, फिर मैं तुझे बताता हूं कि हम किस काम से जोधपुर जा रहे हैं। करीब 1 घंटे में जोधपुर आ गया और एयरपोर्ट से बाहर पहुंचकर एक किराए के वैन में बैठते ही अमन ने तपाक से पूछा, अब तो बता दे भाई, अब तो जोधपुर भी आ गया और हम लोग एक गाड़ी में भी बैठ गए। कोई डील वील करनी है क्या हमें? क्योंकि हमारे कपड़ों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तभी विशाल ने अमन के सवालों पर शंका की चादर हटाते हुए कहा, क्यों आए हैं ये सुनना चाहता है ना तू? हम यहाँ 2 बच्चों को किडनैप करने आए हैं। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे आसमान फट पड़ने को तैयार खड़ा हो, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या बकवास कर रहा है तू? तू मुझे सूट बूट पहनाकर बच्चे किडनैप करने के लिए लेकर आया है? यार, तूने तो अपना पूरा धंधा ही चेंज कर दिया, रिसेप्शनिस्ट से सीधा किडनैपर। अमन, मेरे साथ तू बस चल। ये मैं कोई पैसों के लिए किडनैप नहीं कर रहा, मुझे जरूरी काम है। और तो और वे बच्चे भी मुझे जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू सिर्फ मेरे साथ चल। आखिर में कुछ नखरे दिखाने के बाद अमन आखिर में मान ही जाता है। वहीं कुछ देर बाद दोनों उस बड़ी सी व्हाइट वैन के साथ एक प्राइवेट स्कूल के बाहर काफी देर से बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चों के बाहर आते ही विशाल उनसे मिलने जाता है। वहीं बच्चे भी उसे सीधे देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे अंकल, आप तो कल हमारे घर आए थे ना? हाँ बेटा, आज आप लोग मेरे साथ घर चलोगे। तभी बच्चों ने कहा, नहीं अंकल, हम लोग तो रोज स्कूल बस से घर जाते हैं, तो आपके साथ कैसे जा सकते हैं? विशाल ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों को आज घर जाने से पहले बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाई जाए, फिर मैं तुम्हें घर भी लेकर चलूंगा। दोनों बच्चे आइसक्रीम का नाम सुनकर बिना कोई सवाल किए चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर अमन और विशाल दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर दोनों बच्चों के साथ वापस जयपुर लौट आते हैं। वहीं बच्चों के लापता हो जाने के बाद नीलेश पासवान बेहद घबरा जाता है और पुलिस से कांटेक्ट करता है और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, प्लीज सर, हमारे बच्चों को ढूंढ लीजिए, हम अपने बच्चों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे सर। आप हमारी मदद कीजिए और कुछ भी करके हमारे बच्चों को ढूंढ लाइए। नीलेश और उसकी पत्नी मैत्री ये बात मान लेते हैं कि शायद पैसों के लालच के लिए किसी ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया है और इसीलिए वो लोग घर पर किडनैपर के फोन कॉल का इंतजार करने लगते हैं। वहीं देर दोपहर को विशाल जैसे ही फोन करता है, नीलेश पासवान, तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। वहीं नीलेश पैनिक होकर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, मुझे बस मेरे बच्चे लौटा दो, मैं मर जाऊंगा उनके बिना।
मेरे बच्चे मेरी जान है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस उनको कुछ मत करना। तभी विशाल कहता है, आराम से नीलेश, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा और तुम खामखा पुलिस वालों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हमारी तुमसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है। तुम बस आज रात 11 बजे अपनी वाइफ को लेकर होटल राजमहल चले आओ और यहाँ आकर अपने दोनों बच्चों को ले जाओ। दैट्स इट। ना हमारी तुमसे कोई मांग है और ना ही तुम्हारे बच्चों को हमने कुछ तकलीफ दी है। तुम चाहो तो अपने बच्चों से बात भी कर सकते हो। ये लो। इतना कहकर विशाल फोन को स्पीकर पर डालता है और कहता है, बात करो। सामने से दो हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों की आवाज फोन पर गूंज उठती है। अपनी आंखों में आंसू लिए नीलेश कहता है, बच्चों तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नीलेश की ये बात सुनते ही विशाल बच्चों से फोन छीन लेता है और बोलता है, अगर तुम रात 11 बजे तक यहाँ नहीं आए तो जरूर तुम्हारे बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। ये लो, बात करो अपने बच्चों से। फिर वरुण और दीप्ति एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम लोग बहुत मजे में हैं। अंकल ने हमें चॉकलेट, आइसक्रीम भी खिलाई और केक भी खिलाया। अपने बच्चों की आवाज सुनकर नीलेश और उसकी पत्नी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बच्चों, हम जल्दी तुम्हें घर ले आएंगे। अभी नीलेश आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि विशाल वापस से स्पीकर को ऑफ कर देता है और कहता है, सुन लिया, तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे मैंने कहा तुम वैसा ही करो। रात को 11 बजे के बाद होटल राजमहल अपनी वाइफ के साथ चले आओ और अपने बच्चों को यहां से ले जाओ। इतना कहकर विशाल फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद पुलिस नीलेश को समझाते हुए कहती है, अजीब केस है। मैं तो ऐसा पहली बार सुन रहा हूं कि किडनैपर की कोई डिमांड नहीं है, वो बस वहां आकर आप लोगों को बच्चों को ले जाने के लिए कह रहा है। नीलेश जी, आप लोग एक काम करिए, वहां जाने की तैयारी कीजिए। तब तक मैं जयपुर के वहां लोकल पुलिस स्टेशन से बात करता हूं। वो लोग वहां कोऑर्डिनेट करके बराबर से नजर बनाए रखेंगे। आप लोग बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए। वहीं शाम के वक्त जयपुर लोकल पुलिस स्टेशन से एक जीप होटल राजमहल के बताए हुए एड्रेस पर आती है तो वहां जाकर देखती है कि वहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक सुनसान से कब्रिस्तान के। वहां कोई भी इंसान नहीं है, ना ही कोई घर है, कुछ नहीं है वहां। एक सब इंस्पेक्टर वापस से जोधपुर पुलिस से भी बात करता है, साहब यहाँ होटल राजमहल तो क्या कोई छोटा सा होटल तक नहीं है, जरूर कोई आप लोगों को पोपट बना रहा है। और रिपोर्ट करने के बाद वो लोकल थाने का सब इंस्पेक्टर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं वे लोकल थाने वाले आसपास कुछ देर और नजर रखते हैं और वहां से खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। बेकार में वक्त बर्बाद हो गया यहाँ आकर, एक हवलदार तंबाकू खाते खाते कहता है। और कुछ इस तरह से इस मामले को पूरी तरह से लोकल थाने वाले आया गया कर देते हैं। वहीं रात 11 बजे हमेशा की तरह होटल राजमहल अपने जगह पर खड़ा हो चुका है। जो देर शाम तक लोकल थाने वाले पुलिस वालों को नजर तक नहीं आया था, वहीं अभी एक आलीशान होटल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सज धज कर तैयार है, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। वहीं कुछ देर बाद विशाल अपनी मालकिन मल्लिका के कमरे के ठीक बाहर खड़ा होता है। उस वक्त विशाल की आंखों में एक दरख्वास्त नजर आ रही है। विशाल को वहां दरवाजे पे खड़ा देखते ही मल्लिका उसे कमरे में बुलाती है। उस वक्त मल्लिका रेड वाइन पी रही होती है और एक मादक मुस्कान के साथ कहती है, कहो क्या बात है, आज तुम खुद सामने से चलकर आए हो, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात रही होगी। इतना कहकर मल्लिका अपनी मदहोश कर देने वाली नजरों से विशाल को देख रही होती है। विशाल उन निगाहों में डूबते हुए कहता है, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। 2 छोटे बच्चों को मुझे कुछ देर के लिए होटल राजमहल के अंदर लेकर आना है।
क्योंकि किसी की मुक्ति इस बात से जुड़ी हुई है। मल्लिका वाइन के नशे में सराबोर होकर कहती है, बस इतनी सी ख्वाहिश, जाओ, तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम उन्हें ला सकते हो। विशाल, कुछ और कहना है? विशाल कहता है, नहीं, आपका शुक्रिया। और इतना कहकर विशाल वहां से चुपचाप चला जाता है और मल्लिका उसे जाता हुआ देख रही होती है और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई नजर आती है। तभी विशाल होटल के बाहर जाता है, जहां कार में अमन के साथ दीप्ति और वरुण बैठे होते हैं। विशाल दोनों बच्चों को अपने साथ होटल राजमहल के अंदर ले आता है। फिर विशाल दीप्ति और वरुण से पूछता है, बच्चों, क्या आप कभी अपने दादा और दादी से मिले हो? वो दोनों उदास होकर कहते हैं, नहीं, पापा कहते हैं वो दोनों भूत बन गए। विशाल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और फिर पूछता है, क्या आप लोग मिलना चाहोगे अपने दादा और दादी से? बच्चे खुश होकर चहकते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, क्या वो लोग यही हैं? पर वो लोग तो भूत है ना, वो हमें कुछ करेंगे तो नहीं? विशाल अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं बच्चों, वो आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, वो तो आपसे बहुत प्यार करेंगे। चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। तभी विशाल दोनों बच्चों को लेकर रूम नंबर 5002 की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही वो बूढ़े दंपत्ति से कहता है, अंकल, आंटी, मैं किसी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद उनका बेटा नीलेश आ गया है। तभी वो बूढ़ी औरत पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे को ले आए हो? विशाल उनसे कहता है, वो अभी आ रहे हैं आंटी, लेकिन अभी आप पहले इनसे मिलिए। वहीं दोनों बच्चे खुशी से भागते हुए अंदर आते हैं और उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। दादाजी, दादी, हम लोग आ गए। विशाल उनसे कहता है, ये आपके बेटे और बहू के बच्चे हैं, वरुण और दीप्ति। आपके पोता पोती हैं ये दोनों। बच्चों को देखते ही बूढ़े दंपत्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं और दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों हैरानी से विशाल की ओर देखकर पूछते हैं, ये सच में हमारे बेटे नीलेश के बच्चे हैं? विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, जी। तभी दादी माँ अपने पति से कहती है, देखो ना, वरुण की शक्ल बिल्कुल मुझ पर गई है। तभी उनके पति बोलते हैं, नहीं नहीं, वरुण की शक्ल मुझ पर गई है, तुम ध्यान से देखो ना, मैं ही तो हूँ हैंडसम। इतना कहकर दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी दीप्ति अपने दादाजी से कहती है, दादाजी, क्या आप मेरे लिए घोड़ा बनेंगे? मेरे सभी दोस्तों के दादाजी घोड़ा बनकर उनको सैर करवाते हैं। ये बात सुनकर दादाजी बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्यों नहीं बेटा, लो, मैं अभी हाथी घोड़ा सब बन जाता हूँ। इतना कहकर वो दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके साथ खेलने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा विशाल दोनों को इतना खुश देखकर बहुत सुकून महसूस करता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचता है, माँ बाप का प्यार भी कितना अनोखा होता है, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, उनका प्यार अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। तभी विशाल के बाएं कान में मुरली की आवाज आती है, अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? आत्माएं तो कभी किसी को छू ही नहीं सकती और कोई उनको भी नहीं छू सकता। उसी वक्त विशाल के दाएं कान से बंसी की आवाज आती है, तुम ना हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। जो अच्छी आत्माएं होती है ना, वो अपनी मर्जी से किसी को भी छू सकती है और उनको भी छुआ जा सकता है। इनको देखकर तो मुझे मेरे दादा दादी की याद आ गई। तभी बच्चे भी दादा दादी के साथ खेलकर बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी गोद में लेटकर सो जाते हैं। वही रात 1:30 बजे
नीलेश और उसकी वाइफ मैत्री दोनों होटल राजमहल पहुंचते हैं और आलीशान से होटल राजमहल को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तब भी ये होटल बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता था। होटल के बड़े से मेन गेट के सामने पहुंचते ही होटल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दोनों पति पत्नी होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, अगले ही पल होटल का दरवाजा धड़ाक की आवाज के साथ बंद हो जाता है और दोनों पति पत्नी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। नीलेश घबराहट के मारे चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है यहाँ? वहीं उसकी वाइफ मैत्री की डर के मारे घिग्गी बंध जाती है और वो कसकर नीलेश को पकड़ लेती है। नीलेश, ये क्या हो रहा है? क्या किसी ने हमको फंसा दिया है यहाँ पर? और वो अपनी घबराहट के साथ उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक हल्की कम रोशनी वाले कॉरिडोर से उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। नीलेश को लगता है कि शायद उसके बच्चे यहीं होंगे, लेकिन वहां विशाल खड़ा होता है। नीलेश घबराई हुई आवाज में विशाल से पूछता है, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? तभी विशाल नीलेश की आंखों में घूर कर कहता है, अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है ना? इस पर नीलेश जवाब देता है, हाँ बहुत। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। वहीं नीलेश की पत्नी जवाब देती है, मेरी तो जान है मेरे दो बच्चे, उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। तभी विशाल कहता है, लेकिन कोई और भी है जो अपने बच्चों का इंतजार आज तक कर रहा है। जानना नहीं चाहोगे आप लोग उनके बारे में? इतना कहते ही राजमहल की लाइट्स अपने आप चलने बुझने लगती हैं। तभी लाइट्स की एक कतार सीढ़ियों के ऊपर आकर ठहर जाती है। वहीं जब नीलेश की नजरें सीढ़ियों की ओर मुड़ती हैं, उसकी आंखों में एक हैरानी और गंभीरता नजर आने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत उसके कुछ कदम पीछे मौजूद नीलेश की वाइफ मैत्री की भी होती है, क्योंकि उन दोनों की नजरों के सामने से सीढ़ियों से उतरते हुए उस वक्त उन्हें उनके बूढ़े माँ बाप नजर आते हैं। नीलेश अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता और बार बार अपलक सिर्फ अपने माता पिता की ओर देखता जा रहा है। वहीं बूढ़े अशोक अपने बेटे को देखकर कहते हैं, मेरा बेटा नीलेश मुझसे मिलने आ गया। मैं कहता था ना मेरा बेटा आएगा, देखो वो आ गया। वहीं बूढ़ी गायत्री कहती है, बाहू मेरे घुटने की दवा लाई है ना? मेरे घुटनों में बेहद दर्द हो रहा है, मैंने बहुत परेशानी में वक्त गुजारा है यहाँ। वहीं विशाल नीलेश और उसकी वाइफ मैत्री की तरफ देखते हुए कहता है, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अब मालूम चला ना एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप क्या होते हैं, और तुम्हारे जैसे बच्चे माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर क्या करते हैं? उन्हें ओल्ड एज होम जैसे जगहों पर उनकी बेसहारा किस्मत पर अकेला छोड़कर चले आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे बच्चों को। वहीं दोनों बूढ़े माँ बाप विशाल की ओर देखकर कहते हैं, अरे नहीं, तुम हमारे बच्चों को ऐसे मत डांटो, तुम्हें कोई हक नहीं इस तरह से उन्हें डांटने का। हमें बर्दाश्त नहीं कि कोई हमारे बच्चों को हमारे सामने इस तरह से डांटे। ये सब सुनकर विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी नम आंखों को बहने से रोक नहीं पाया। वो उस पल सोच रहा है कि दो आत्माएं आज भी कितनी आस लगाकर बैठी हैं अपने बच्चों से मिलने को लेकर, और उन्हें ये तक मंजूर नहीं कि कोई उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने डांटे। मौत के बाद भी बच्चों के लिए प्यार उनके दिल में आज तक कम नहीं हुआ। विशाल इस बात पर हैरान भी है और दोनों बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर विशाल को उस वक्त बेहद ताज्जुब भी हो रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद एक कमरे से विशाल उन दो छोटे बच्चों को
अपने साथ लेकर आता है। दोनों छोटे बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए अपने स्कूल बैग के साथ भागते हुए आते हैं और अपने माँ पापा की ओर बढ़ने लगते हैं और दोनों बच्चों को नीलेश और उसकी पत्नी मैत्री गले से लगा लेते हैं। वहीं दोनों बूढ़े माँ बाप विशाल की तरफ देखकर कहते हैं, अच्छा बेटा, हमें मिलने हमारे बच्चे आ गए ना। हमने उन्हें अच्छे से देख लिया, अपने पोता पोती से भी मिल लिए। अब हम जाते हैं, हमारी अधूरी इच्छा अब पूरी हुई। विशाल को पता है कि दोनों बूढ़े पति पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आंसू लिए वो कहता है, अच्छा, आप लोग अपना ख्याल रखना। वहीं अशोक और गायत्री दोनों अपने बेटे और बहू की ओर एक नजर देखते हैं और उन दोनों की बूढ़ी आंखों में मुस्कुराहट नजर आने लगती है। वहीं वरुण और दीप्ति भी अपने दादा दादी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तभी एक सफेद रोशनी ऊपर से नजर आती है जो बूढ़े माँ बाप के ऊपर ही दिख रही होती है और देखते ही देखते दोनों बूढ़े पति पत्नी मुस्कुराते हुए उस रोशनी के उजाले में धूमिल हो जाते हैं। और वहीं नीलेश और उसकी वाइफ मैत्री विशाल की तरफ देखकर उसे सॉरी कहते हैं। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके जवाब में विशाल कहता है, मुझे क्या सॉरी बोल रहे हैं आप लोग, अब कोई फायदा नहीं। जिन्हें आप लोगों ने दुख दिया, माफी तो उनसे मांगनी चाहिए थी। असलियत में माफी देने वाले तो वो लोग थे। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, अभी इसी वक्त, कभी मत आना वापस। इतना सुनकर पासवान फैमिली वहां होटल राजमहल से निकल जाती है। वहीं सब कुछ सॉल्व होने के बाद मल्लिका आती है और विशाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, विशाल, तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम आज जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे आज पूरा करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूंगी। कहो क्या मांगते हो? अगर तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें यहां से मुक्ति चाहिए, तुम्हें यहां से जाना है, तो मैं इसके लिए भी राजी हूं। जितनी आत्माओं की अब तक अधूरी इच्छाएं बाकी हैं, उनके दायित्व से भी तुम्हें मुक्त कर दूंगी। जा सकते हो, तुम आजाद हो। तभी विशाल मल्लिका को हैरान करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। जैसे आज इन बूढ़े माँ बाप को मुक्ति मिली है, मैं सबको यहां से मुक्ति दिलाकर जाऊंगा। मैं सबकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करके जाऊंगा। मुझे तब तक इस होटल राजमहल से मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे रिहाई। उस वक्त मल्लिका एकटक विशाल की तरफ देखती जा रही है। वही विशाल की नजरों में दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है, सभी आत्माओं को मुक्त कराने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का। तो क्या होगा आगे? अब किसकी अधूरी इच्छा को पूरा करेगा विशाल?